सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। आज बात करेंगे यहां पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स की, जहां पर सोने में हमने कुछ गेन्स इस वजह से आते हुए देखे हैं। ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है सोना, और जिस तरह की खरीदारी हमने यूएस से आते हुए देखी है उसका सीधा सपोर्ट यहां पर प्राइसेस में देखने को मिला है। भारतीय बाजारों में रिटेल डिमांड में हल्की सी गिरावट है। डिस्काउंट पे सोना कारोबार कर रहा है, लेकिन आगे जाकर किस तरह की स्थिति रह सकती है इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स बनते हुए नजर आए हैं। आगे रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने वाले हैं, कॉपर पे टैरिफ्स लगने की यहां पर बातचीत की जा रही है। किस तरह से बेस मेटल्स इसको आगे जाके रीड करेंगे, इस पर भी करेंगे एनालिसिस। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चीनी की, जहाँ पर इस साल अब तक दाम बढ़ते हुए नजर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सपोर्ट है, लेकिन भारतीय बाजारों में जिस तरह का उत्पादन है और जिस तरह से एथेनॉल की नीति है उसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है, उस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कार्तिकेय बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी हैं। साथ ही जुड़ेंगे HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता एंड नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के MD प्रकाश नायक नवरे। लेकिन शुरुआत यहाँ पर आज सोने के साथ कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी तेजी के साथ फिलहाल कारोबार है। दीपक जी, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को? यूएस में स्ट्रॉन्ग बाइंग है, फेब की जो एक्सपायरी है उसके ऊपर सबकी यहाँ पर नजर है। करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? किस तरह का कारोबार इंडियन मार्केट्स में फिलहाल हो रहा है? नमस्ते मनीषा जी। मनीषा जी, अगर हम गोल्ड प्राइजेस की बात करते हैं तो हम ये पा रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई की तरफ ये ट्रेड कर रहे हैं। इस तरह अगर डिमांड की बात करते हैं इंडियन मार्केट्स में, तो डिमांड ग्राउंड लेवल पे एकदम जीरो है। अब शादियों की सीजन भी खत्म हो चुके हैं एक बार, और जो प्राइजेस हैं ये प्राइजेस अगर अपने कंपेयर करते हैं कुछ पुराने डेटा के साथ, तो आप ये पाएंगे कि ये बहुत जोरों से इन्होंने मार्केट को हिट किया है, और लोकल डिमांड जो है इसके कारण कम हो चुकी है। जब लास्ट जुलाई में बजट आया था उस समय कस्टम ड्यूटी कट की गई थी। उस समय MCX में प्राइजेस जो थे वो अराउंड 69,000 के आसपास थे, जो आज 86,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट 20% का जंप है। तो जो 9% कस्टम ड्यूटी कम हुई थी उन लोकल मार्केट में, जिसके कारण अच्छी खासी बाइंग आई थी, वो अब पूरी तरीके से गायब है। दीपक जी, जैसे आपने बताया कि रिटेल और लोकल की डिमांड तो यहाँ पर काफी कम है, लेकिन B2B का क्या हाल है? क्योंकि वहां पर भी डिस्काउंट्स पिछले 4 हफ्ते से लगातार चल रहे हैं। हाँ, ये सही बात है मनीषा जी कि डिस्काउंट्स अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं, बट कंजम्पशन नहीं है। जो कंजम्पशन नहीं होने के कारण उस डिस्काउंट का प्रॉपर फायदा जो है वो इंडस्ट्री नहीं उठा पाएगी। दीपक जी, जैसे आपने कहा कि शादियों का सीजन भी टुवर्ड्स एंड है यहाँ पर, तो उसकी मांग भी यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है। अगला चीज जो देखने के लिए होगा वो शायद अक्षय तृतीया होगा, जहां पर कुछ मांग निकल के आएगी। लेकिन करंट लेवल्स पे किस तरह की स्थिति है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की डिमांड, हम अगर ETF और म्यूचुअल फंड्स की डिमांड देखें तो दिसंबर से जनवरी के नंबर्स में 5-fold इंक्रीज आता हुआ नजर आया। तो इंडियंस अगर ज्वेलरी में, रिटेल में खरीदारी नहीं कर रहे हैं, आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट बाइंग इन दैट सेंस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से है? हाँ, ये बहुत अच्छा विकल्प जो है ETF के माध्यम से इंडियन मार्केट को मिला है, और अब जो है इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में और गोल्ड ETF में बहुत एग्रेसिवली जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये आप अपने ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट एक मार्केट जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए ETF के थ्रू इंडियन कंज्यूमर ने खड़ा किया है। और ज्वेलरी डिमांड पे अगर अपने बात करते हैं तो इवन ज्वेलरी डिमांड्स एकदम लोअर लेवल पे है, B2B भी लोअर लेवल पे है, कॉर्पोरेट्स बाइंग बहुत एग्रेसिवली नहीं हो पा रही है। अब अगर इसको अपने एक्सपोर्ट के थ्रू भी देखते हैं ना, तो लास्ट 5 ईयर्स में एक्सपोर्ट के डेटा अगर आप देखेंगे तो पर ईयर कुछ न कुछ जो है परसेंटेज वाइज हमें क्वांटिटी कम ही होती मिली है। तो ज्वेलरी मार्केट और में इसकी जो ये प्राइसेस है ये बहुत बुरी तरीके से हिट कर रहा है। एक फाइनल सवाल दीपक जी, आपको क्या लगता है किस तरह से गोल्ड के प्राइसेस अब आगे जाते हुए हम देख पाएंगे अगले 3 से 6 महीने के लिहाज से? ये प्रेडिक्ट करना मनीषा जी बहुत डिफिकल्ट है। आप इसे देखिए, जुलाई में जो रेट थे वो 68,000 थे। आफ्टर 4 मंथ दीपावली पे ये रेट 78 थे, और अब दिवाली के 4 महीने बाद हम इसको अराउंड 87 देख रहे हैं। तो हर 3 से 4 महीने में 10,000 रुपए की तेजी आई है। अब जो मार्केट है वो मार्केट इन सब रेट्स को अब कंज्यूम बहुत मुश्किल से कर पा रहा है।
हम देखते हैं आगे कि भाई अब ये प्राइजेस जो है ये इंडियन कंज्यूमर्स या इंडियन कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, कम्प्लीटली मिस्टर ट्रम्प के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो इंडियन मार्केट के लिए प्रेडिक्ट करना बहुत टफ है आने वाले समय में प्राइजेस को। पॉइंट टेकन दीपक जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वेल, जहां तक गोल्ड की बात है, लगातार प्राइसेस में तेजी है। रिटेल वेडिंग सीजन डिमांड नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑफ कोर्स थोड़ी सी सपोर्टिव है, लेकिन एक्सपोर्ट नंबर्स भी बहुत बेहतरीन नहीं है। तो क्लियरली हायर प्राइसेस इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एज एन इंडस्ट्री के लिए हमने ये बेहतरीन साबित होते हुए नहीं देखे। वेल, सोने से आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर चीनी की करेंगे। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के एमडी प्रकाश नायक नवरे अब हमारे साथ हैं। प्रकाश जी नमस्कार। सबसे पहली चीज चीनी के प्राइसेस को लेकर जानना चाहेंगे। ये बार बार हेडलाइंस निकल के आ रही हैं कि शुगर प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं। इस बार क्रॉप प्रोडक्शन कम है, शुगर अवेलेबिलिटी कम हो सकती है, एक्सपोर्ट को हामी मिलने के बाद एक प्राइस में रिएक्शन हमने आता हुआ देखा है। कैसे देखते हैं आप प्राइसेस इम्पैक्ट? देखो, डोमेस्टिक प्राइसेस की जहां तक बात है, इस साल का कैरी ओवर स्टॉक 80 लाख टन से हमारा सीजन शुरू हुआ और एवरेज एक्स मिल शुगर प्राइस हमारी 3750 पर क्विंटल थी। लेकिन मिड दिसंबर में प्राइसेस डिक्लाइन हो गए करीबन 3465 पर क्विंटल एक्स मिल। लेकिन उसके बाद जो एक्सपोर्ट का डिसीजन आ गया उसमें मच नीडेड रिलीफ हुआ और रिलीफ के बाद प्राइसेस अच्छी तरह से सुधर गई है। अभी तो 3850 पर क्विंटल इज द एवरेज एक्स मिल रियलाइजेशन एंड दैट हैज हेल्प्ड फार्मर्स की जो गन्ने का पेमेंट है वो टाइम पे होने जा रहा है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी मिलों की सुधर गई है। फेयर पॉइंट। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर एथेनॉल की एज अ पॉलिसी देखें, आप उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने काफ़ी उठापटक यहाँ पर आते हुए देखी है। सरकार ने यहाँ पर प्राइसिंग भी चेंज नहीं करी है। बाजार को लगता है कि शायद अब ये डिसीजन अगले साल जाता हुआ नजर आएगा। देखो, इथेनॉल हैज बीन द प्रायोरिटी इफ यू सी राइट फ्रॉम नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 से देखते आए हैं। जनवरी 31 तक 17.44% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव हुआ है और सप्लाई 223 करोड़ लीटर्स का हो गया है। लेकिन इसमें शुगर मिलों का जो हिस्सा है वो 50% है और उससे डाइवर्जन शुगर का हुआ है 16 लाख टन। मुझे लगता है कि इथेनॉल आगे भी कंटिन्यू प्रायोरिटी रहेगी और हमारी इतनी मांग है कि गन्ने के साथ साथ जिसके लिए ये इथेनॉल पॉलिसी लाई थी वो शुगर इंडस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए, उनको साथ साथ अलॉटमेंट होना चाहिए। और एब्सोल्युटली प्रकाश जी, एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल, क्योंकि जिस तरह से रीसेंट पॉलिसी शिफ्ट्स हमने आते हुए देखे हैं उससे मेज और राइस के फार्मर्स या मेज और राइस एज एन इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा हुआ है। जैसे आपने कहा ऑलमोस्ट 50% हमने इस तरफ बाजार बनता हुआ देखा है। जिस तरह की पॉलिसीज यहाँ पर ग्रेन्स में है, वहां पर आपको क्या लगता है क्या और करने की जरूरत है? नहीं, जरूर, बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये मनीषा जी, क्योंकि देखिए, आप आई विल टेक यू टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी। जब राम नाईक जी मंत्री थे तब से ये इथेनॉल की पॉलिसी लाई। क्यों लाई थी? गन्ने का जो फार्मर है उसको मदद करने के लिए लाई थी। चलो आगे चल के ड्यू टू सीजनल अपस्विंग्स, अप एंड डाउन, हम कहीं सप्लाई कम करने में किए थे। तो टू मेक गुड दैट द ग्रेन सप्लाई केम हैंडी एंड मल्टीफीड यूनिट भी लगे हैं। लेकिन एक टाइम था जब 70-75% जा रही थी इथेनॉल शुगर इंडस्ट्री की तरफ से और 30-35% नॉन शुगर इंडस्ट्री की तरफ से आ रही थी। अभी वो एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। आज के तारीख में हमारा 37% था, वो अभी 50% करीबन आने की कोशिश है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि शुगर इंडस्ट्री से जो बन रहा है इथेनॉल, उसकी प्राइसेस पिछले 2-2.5 साल से बढ़ी नहीं, अपने लेवल पे बढ़ी है। और कंपैरेटिवली आप देखोगे तो ग्रेन की प्राइसेस, एक तो सबसे ज्यादा प्राइसेस मक्की की है आज, और ग्रेन की प्राइसेस और राइस की उपलब्धता, ये सब देखते हुए हमें लगता है कि थोड़ा शुगर इंडस्ट्री की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी के साथ शुरू हुई थी ये पॉलिसी और इसी के साथ वो बनी रहेगी आगे चलकर। प्रकाश जी, आप कह रहे हैं एज ऑफ नाउ 37% शुगर है एंड ऑलमोस्ट 55-60% जैसा ग्रेन से आ रहा है एथेनॉल? नहीं, ये एक कुछ महीने पहले की बात है। मैं 31 जनवरी की फिगर अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपसे शेयर की थी कि जनवरी 31 को जो 17.44% ट्रेंडिंग हुआ है और सप्लाई 223 करोड़ लीटर हुआ है, उसमें हमारा शेयर करीबन 50% है एंड उसमें हमारा 16 लाख टन प्रोडक्शन अभी तक हुआ है।
एक और चीज यहाँ पर प्रकाश जी, ब्राजील की तरफ से एक खबर है कि यूएस एथेनॉल टैरिफ्स अनरीजनेबल होंगे और यहाँ पर चीनी की बातचीत की जानी चाहिए। कैसे देखते हैं आप इन स्टेटमेंट्स को, क्योंकि सब जगह यहाँ पर टैरिफ की बातें की जा रही हैं और शुगर, एथेनॉल, स्पेशली एथेनॉल को भी यहाँ पर कंसर्न्स हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता उसका असर यहाँ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टैरिफ रिलेटेड इश्यूज इन आवर कंट्री, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हमारी तरफ से, शुगर इंडस्ट्री तो इसलिए इथेनॉल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो गवर्नमेंट, मेरे को लगता नहीं ये टैरिफ वाली इशू पे हमें बहुत बड़ा दिक्कत आगे आगे जाके खड़ी करेगी। प्रकाश जी, जस्ट कमिंग बैक टू द क्लोजिंग स्टॉक, जैसे आपने कहा इस बार का ओपनिंग स्टॉक 80 लाख टन था और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर इस्मा की तरफ से 60 लाख टन बताया जा रहा है। आपको लगता है कि वो पर्याप्त है और बाजार उससे एक पॉजिटिव क्यू लेंगे? देखो, जहां तक एस्टिमेशन का सवाल है, द थंब रूल ऑफ द एस्टिमेशन इज दैट इट शुड बी इन द राउंड फिगर, नेवर इन द डेसिमल्स। तो एस्टिमेशन डेसिमल में जब दिया जाता है तो थोड़ी अचरज की बात है। Our estimation for the current season, as of now, we are holding back as 270 net sugar production, and that will leave about 55 lakh tons closing stock. लेकिन आगे चलते, जैसे हर 15 दिन में हम ये क्रशिंग रिपोर्ट प्रोग्रेस रिलीज करते हैं, जिसकी काफी इंतजार होता है ऑल स्टेक होल्डर से। तो 1 मार्च को जो हमारा क्रशिंग रिपोर्ट आएगा उसमें हो सकता है इसमें थोड़ा बदलाव आ जाएगा, लेकिन मोटा मोटा मुझे लगता है कि 55 लाख टन तक की क्लोजिंग स्टॉक रहेगी, which is good enough to meet the requirement of 2.5 months for the next season. हमने एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर यहाँ पर आता हुआ देखा है प्रकाश जी, आप कहेंगे कि एक दूसरा यहाँ पर रिव्यू होने की चांसेस नहीं है, जिस तरह की क्रॉप और क्लोजिंग स्टॉक करंट लेवल्स के साथ आप यहाँ पर बात कर रहे हैं? हाँ, 24-25 की जहां तक बात है, मेरे को नहीं लगता कि दोबारा और कुछ एक्सपोर्ट आएगा, क्योंकि द फंडामेंटल्स आर नॉट इन फेवर ऑफ एनी एडिशनल कोटा कमिंग इन एक्सपोर्ट। लेकिन जो एक्सपोर्ट आया है 10 लाख टन का, उससे काफी हमें राहत मिली है। अब हम देखते हैं 25-26 को, जहां एक अच्छा क्रॉप नजर आ रहा है और उसमें बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट हो सकता है। अभी जो ब्राजील में, अभी जो दुबई में कॉन्फ्रेंस हो गई, वहां भी सारी नजर इंडिया पे थी, इंडिया का प्रोडक्शन, इंडिया का अगले साल का क्या रहेगा। तो इंडिया विल बी प्लेइंग ए मेजर रोल इन द इंटरनेशनल मार्केट जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है। बट इस साल के लिए मनीषा जी, मुझे नहीं लगता कि एक और कुछ अलॉटमेंट आएगी एक्सपोर्ट। पर आपको लगता है जो 10 लाख टन का कॉन्ट्रैक्ट, ये रादर जो अलाउ किया है, वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 1? और जैसे आपने कहा कि एज ऑफ नाउ 3850 के आसपास के प्राइसेस हैं, जो भी एज ऑफ नाउ शुगर इंडस्ट्री में हो रहा है, आप कहेंगे प्राइसेस वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर चुके हैं, फैक्टर इन कर चुके हैं, और यहां से किस तरह की मूव्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप प्राइसेस में? देखिए, एक्सपोर्ट डिसीजन हैज डेफिनेटली हेल्प बोथ वेज। कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं वो 4300 पर क्विंटल के हिसाब से एक्स मिल रेट से अच्छे मिल रहे हैं, और 3800 टू 3900 इज द एक्स मिल प्राइस। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से हमें राहत मिली है। एक्सपोर्ट को अच्छे दाम मिल रहे हैं और डोमेस्टिक में भी दाम अच्छे सुधर गए। अब आगे चल के जब ये एक्सपोर्ट, जहां तक आपका सवाल है कि एक्सपोर्ट पूरा होगा क्या, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं लग रही है। ये 10 लाख टन तो पूरा जरूर हो जाएगा, और उसके बाद जैसे समर की डिमांड किक इन हो जाएगी और अगले महीने का कोटा किस तरीके से आता है, उस पर निर्भर है डोमेस्टिक प्राइसेस किस तरीके से बिहेव करेंगे। पर आप कहेंगे वी आर ऑन द हायर साइड ऑफ द रेंज? या नाउ आई कैन हियर यू। ओके प्रकाश जी, 3850 के जो करंट लेवल्स हैं आपका, जो आपने कहा कि एवरेज प्राइसेस हैं, इज इट ऑन द हायर साइड ऑफ द रेंज? क्या ये 39 जाते हुए नजर आते हैं, या फिर आपको लगता है कि मोटा मोटी समर सीजन इन्हीं प्राइसेस के आसपास निकल जाएगा? नहीं, देखो, हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर केजी इज मोर देन 40, यू नो दैट। सो ऑलरेडी दिस 3850 और 39 की बात कर रही है, ये भी कोई फायदे वाली बात नहीं है। ये दिस इज कटिंग इनटू वेरी प्रिसाइजली मैचिंग विद आवर और लिटिल लेस देन आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ये प्राइस नहीं जाती है, तब तक तो हमारे चेहरे पे खुशी नहीं दिखेगी। और वैसे लगता है मुझे कि अगले 3-4 महीने में वो लेवल तक जाने की हम आशा रखते हैं।
ऑल राइट प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन सभी मुद्दों पर बात भी करने के लिए। तो वेल प्राइसेस एज ऑफ नाउ भी एवरेज पकड़ के चलें तो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे हैं, तो कुछ तेजी यहाँ पर हल्की सी प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। सो मच सो कि एटलीस्ट मिल्स अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर अचीव कर सकें। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे मेटल्स की, जहाँ पर काफी उठापटक है। कैसे करें आप कारोबार, बताएंगे आपको आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक है। अगर कॉपर में गिरावट है तो एल्यूमिनियम एक महीने के कारोबार हाइज पर कारोबार कर रहा है। अनुज, कैसे देखते हैं आप ये दोनों ही कमोडिटीज, जो सपोर्ट हमने एल्यूमिनियम में आता हुआ देखा है और जिस तरह की मुनाफा वसूली ओवरनाइट कॉपर में देखने को मिली? मुझे गुड मॉर्निंग। देखिए, जो हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन को ईज होती हुई दिखाई दे रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बेस मेटल की डिमांड बढ़ सकती है। हालांकि अगर आप कॉपर को भी देखेंगे तो काफी अच्छी रैली हमने कॉपर में आती हुई देखी है। अब ये रैली जो है एल्यूमिनियम में शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है, तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी के तौर पे देखने के लिए। कॉपर के अंदर हमें लगता है खरीदारी करना चाहिए। करीबन थोड़ा डिप मिलता है 863 के आसपास। स्टॉप लॉस 857 का लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 875 तक देखने को मिल सकता है। वहीं एल्युमिनियम के अंदर अभी काफी दिनों से एक अच्छा रनअप देखने को मिला है। टेक्निकल ब्रेकआउट भी है और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो एल्युमिनियम में खरीदारी करना चाहिए करीबन 260.80 में। स्टॉप लॉस लगाएं 258 का। हमें लगता है टारगेट जो है 266 तक देखने को मिल सकता है। तो एल्युमिनियम हमें लगता है कि एक अच्छा बैट हो सकता है बेस मेटल में शॉर्ट टर्म के लिए। एब्सोल्युटली, ओवरनाइट यहाँ पर अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। एक महीने के हाईज पर एल्यूमिनियम और खरीदारी की राय यहाँ पर अनुज की तरफ से आती हुई। अनुज, चांदी आप कैसे देखेंगे, क्योंकि $32 के तो ऊपर है, लेकिन 33 अभी भी हल्का सा रेजिस्टेंस के तौर पे लगातार बनता हुआ नजर आया है। क्या यहाँ पे और गेंस की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल ऑलमोस्ट $33 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। 32.80 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा और जिस तरीके से इंडस्ट्रियल मेटल में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है, वॉर थोड़ा शांत होता हुआ दिख रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल को ज्यादा इफेक्ट आ सकता है। तो चांदी हमें लगता है कि एक अच्छा बैट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो सिल्वर में करीबन ऑलमोस्ट 96,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 95,000 पे लगा। टारगेट हमें लगता है करीबन 97,100 तक देखने को मिल सकता है। तो वॉलेटिलिटी हमें लगता है कि यहाँ पे रहेगी। और हाँ, अगर ये $33 के ऊपर अगर ब्रेक करके क्लोज कर देता है तो फिर हम हो सकता है कि 34 और $35 के लिए गेट खुलते हुए दिखाई दे। ऑल राइट, साथ ही बात यहाँ पर कच्चे तेल पे भी करना चाहेंगे, क्योंकि आज तीसरा दिन है $75 होल्ड कर रहा है। यहाँ पर क्या करने की राय है? देखिए, क्रूड की डिमांड हमें लगता है कि इस टाइम बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वॉर सिचुएशन संभली है उससे एक डिमांड क्रिएशन आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्राइस ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में चले गए थे, तो वहां से भी हमने खरीदारी आते हुए देखी है। तो क्रूड में करीबन 6235 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 6195 पे लगा। टारगेट हमें लगता है कि 6305 तक हो सकता है। मगर ये कि कहीं ना कहीं आगे सप्लाईज भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यूएस की इन्वेंट्री भी बढ़ी है, तो हायर लेवल पर आपको अगेन एक बिकवाली देखने को मिलेगी। तो अगर हम कि 6,200 से लेकर 6,400 के बीच क्रूड के प्राइस रह सकते हैं। और हमने देखा भी है पिछले करीबन 15 से 20 दिनों में इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये ₹200 की जो रेंज है क्रूड में, हमें लगता है कि इंटैक्ट रह सकती है। 6,200 के आसपास जहां भाव आते हैं वहां खरीदारी देखने को मिल सकती है। अनुज, साथ ही साथ अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में यहाँ पर कुछ करना हो तो क्या राय है? और दूसरा सवाल यहाँ पर रुपए में है, जहाँ पर डॉलर इंडेक्स अभी भी 107 के नीचे है, जिसका फायदा हमने काफी करेंसीज को आता हुआ देखा है, लेकिन यहाँ से अब आगे की किस मूव्स के लिए तैयारी हो? देखिए, एग्री में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अराइवल का जो इम्पैक्ट है वो दिख रहा है। और हम देख रहे हैं सभी मसाले अभी भी फिलहाल दबाव में ही ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि ओवरसोल्ड जोन में है, जहां पर आपको एक खरीदारी देखी जा सकती है। इनफैक्ट हमने फिजिकल मार्केट में थोड़ी बहुत खरीदारी लौटती भी देखी है। तो हमें लगता है कि जो लेवल्स आपको देखी जा सकती है। जहां तक रुपए का सवाल है, रुपए मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमें लगता है कि मार्च तक आपको अगेन 86 87 तक के लेवल, आपको जो रेंज है वो यहाँ देखने को मिल सकती है। तो रुपया हमें लगता है कि थोड़ा स्टेगनेंट होगा और जो ये डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है उसका इंपैक्ट डेफिनेटली रुपये को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। वेल एब्सोल्युटली, हमने देखा भी है रुपए ने जो एक स्प्री थी रिकॉर्ड लो की, वो यहाँ पर रुकते हुए देखी है, थमती हुई नजर आई है और कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर लौटी भी है। बहुत शुक्रिया अनुज, साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।